दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने अपने समय में पूरे कोलकाता को, पूरे वेस्ट बंगाल को झकझोर के रख दिया था। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे, नारे लगाने लगे थे। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें अपराधी को फांसी नहीं हो गई। तब तक लोगों का गुस्सा शांति नहीं हुआ, लेकिन एक बार फांसी होने के बाद अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां बाहर आने लगी जिसने जनता के दो टुकड़े कर दिए। एक तरफ कुछ लोग बोल रहे थे कि वो अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ, इसे फांसी ही होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे थे कि वो बेगुनाह था, किसी ने उसे फंसाया था, उसने ये क्राइम नहीं किया। लेकिन असल में इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे धनंजय चटर्जी और हेतल पारेख केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से। कोलकाता से ही थोड़ी दूर पर एक जगह है भवानीपुर। यहाँ आनंद अपार्टमेंट नाम से एक सोसाइटी थी। इसी सोसाइटी के बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे नागरदास पारेख। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती पारेख। नागरदास और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भवेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। साल 1987 में ये परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर बस गया था। नागरदास का ज्वेलरी का एक बिजनेस था जो कि कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था। इनकी बेटी हेतल पारेख वेलैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी जो कि बो बाजार कोलकाता में पड़ता है। हर कहानी के अलग अलग दो सिरे होते हैं, इस कहानी के भी हैं। एक सिरा तो मैंने आपको बता दिया जो कि पारेख फैमिली के बारे में है, और दूसरा कुछ ऐसे है। 1987 में इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया जाता है। इसका नाम था धनंजय चटर्जी। इनकी पैदाइश वेस्ट बंगाल के कुलुदेही नाम की जगह पर हुई थी। इस आदमी ने 1987 में ही पारेख फैमिली के यहाँ आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी करते थे। इनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होती थी। दोनों तरफ की जिंदगी ठीक चल रही थी। उधर पारेख फैमिली में भी सब नॉर्मल चल रहा था। पिता और भाई ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे, माँ एक हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक चल रही थी। साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। लड़की का नाम था पूर्णिमा। ये लड़की आंगनबाड़ी में एक वर्कर थी। 1200 रुपए पर मंथ की सैलरी पर काम करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से यह कहकर शादी की कि ये बीएसएफ का जवान है। लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चलता है कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद ये सब भूलकर वो खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन जो भी हो, धोखे से शादी हुई थी तो गुस्सा तो रहेगा ही। आपको दोनों साइड के बैकग्राउंड तो समझ में आ ही गए होंगे। अब चलते हैं मेन कहानी पर। 1990 के साल शुरू हो चुका था। बेटी हेतल पारेख क्लास 10th में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो गए थे। सुबह 7:30 बजे ये अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती थी और दोपहर 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद ये घर वापस आ जाती थी। 1 या 2 मार्च को जब ये घर पर आती हैं तो अपनी माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदे कमेंट्स पास करता है। माँ अपनी बेटी की बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। अब 3 मार्च को हेतल पारेख एग्जाम देने के बाद घर आकर वापस से अपनी माँ से कहती हैं जब ये आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे से पिक्चर देखने चलने को बोला। इस बार माँ को गुस्सा आता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तो हेतल की माँ इन्हें सब कुछ बता देती हैं। जो भी हरकत वो सिक्योरिटी गार्ड हेतल के साथ कर रहा था, नागरदास को बहुत गुस्सा आता है और ये उसी समय सोसाइटी के हेड से उसकी कंप्लेंट कर देते हैं। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेंट को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देती है। 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट्स में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी पर ज्वाइन करना था। अब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है। धनंजय को कहीं और जाना था लेकिन नहीं गया। सुबह के 6 बजे ही थे वो आनंद अपार्टमेंट्स में आता है और अपनी ड्यूटी शुरू करता है। इधर पारेख फैमिली की बात करें तो सुबह में नागरदास और उनका बेटा अपने काम पर चले गई। सुबह 7:30 बजे तक बेटी हेतल पारेख भी अपने एग्जाम के लिए चली गई। माँ घर पर ही थी। दोपहर में 1 बजे तक बेटी अपना एग्जाम देकर अपने घर आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल रोज की तरह होता है। शाम के 5 बजे हेतल की माँ यानी कि यशोमती पारेख पास के ही एक मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। शाम के 5 बज रहे थे। उस सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का शिफ्ट दोपहर 2 बजे तक का था, लेकिन अब शाम के 5 बज रहे थे। वो अपने घर नहीं गया। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुके थे। इन्होंने वहीं सिक्योरिटी गार्ड के रूम में
यूनिफॉर्म को उतारकर अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। इन्होंने क्रीम कलर का शर्ट और एक पैंट पहना था। एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:20 पर हेतल की मां यशोमती मंदिर गई थीं। धनंजय ने इनको जाते हुए देखा था। अब 5:25 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं, मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछते हैं। धनंजय कहता है कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है, उनको बताना है कि मैं जल्दी नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाते हैं। ध्यान रखिए, हेतल पारेख का घर भी 3rd फ्लोर पर ही है। ये 1990 की बात है। उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:25 पर धनंजय लिफ्ट से 1st फ्लोर पर जाते हैं। ये जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करते थे उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट आ जाते हैं। ये नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था या नहीं। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड कहते हैं कि नहीं सर, वो तो नहीं आए, अभी तक धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर इससे पूछते हैं कि वो कहाँ है। गार्ड कहता है कि वो तो 3rd फ्लोर पर कुछ काम से गया है, अभी आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है। इतने में धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि हाँ आ रहा हूँ। अभी समय था 5:45 का। धनंजय लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर इसको अपने पास बुलाते हैं। कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे बातचीत करते हैं। मैनेजर धनंजय से पूछते हैं, तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम गए क्यों नहीं। धनंजय कहता है कि वो निजी कारणों के चलते मैं वहाँ नहीं जा पाया, कुछ ही दिनों में मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। इनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है। फिर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। 5:50 के आसपास में हेतल पारेख की मां मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट आती हैं और लिफ्ट से ये 3rd फ्लोर पर जाती हैं और अपने अपार्टमेंट का डोरबेल बजाती हैं। इसके बाद वो थोड़ा वेट करती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब 2 से 3 बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो ये दरवाजे को खटखटाती हैं। अभी भी अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब ये दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वो अपनी बेटी को जोर जोर से आवाजें लगाती हैं। आवाज सुनकर पड़ोसी के कुछ लोग, उनके घर के सर्वेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद दरवाजा टूटता है और माँ घर के अंदर जाती हैं। साथ में पड़ोसी भी अंदर जाते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। माँ अपनी बेटी के रूम में जाती हैं। अंदर जाते ही उनकी चीख निकल जाती है। बाकियों के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे और कपड़े फट चुके थे। माँ तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन के जरिए फोन करती हैं और बुलाती हैं। नागरदास और हेतल के भाई भी वहां पर आ जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रात को 9 बजे तक फोन करके पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है जो कि किसी शर्ट का था और एक गले की चेन मिलती है। इस चेन को देखकर पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि ये चेन उसका है। यहाँ पर आने के बाद भीड़ भाड़ में यहाँ गिर गया था। पुलिस को बटन और चेन के अलावा भी सर्कमटेंशियल एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े वगैरह। 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था। मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। 5 मार्च को उसको नई जगह पर ज्वाइन करना था, लेकिन वो गया नहीं, वो यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इन सब के पीछे उसी का ही हाथ होगा। पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब हेतल की माँ से पूछताछ की जाती है। हेतल की माँ ने भी वही कहा जो पिता ने कहा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि कल जब शाम को मैं मंदिर से घर पर आई, तब लिफ्टमैन ने मुझे बताया कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की ओर जाते हुए देखा था। माँ ने उन्हें ये भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी गायब हुई है। शायद धनंजय ने घर से निकलते वक्त उस घड़ी को चुरा लिया होगा। अब लिफ्टमैन से पूछताछ की जाती है। वो कहता है कि मैंने शाम को 5:45 तक धनंजय को लिफ्ट में नीचे आते वक्त देखा था। पुलिस पूछती है कि वो कितने बजे ऊपर गया था। लिफ्टमैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, मैं वॉशरूम चला गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेतल की मां ने अपने बयान में पुलिस को ये बताया कि लिफ्टमैन ने कहा था कि इसने धनंजय को उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था, लेकिन यहाँ तो लिफ्टमैन खुद बोल रहा है धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया तो ये वॉशरूम में चला गया। इसका मतलब हेतल की मां झूठ बोल रही है। अब नाइट शिफ्ट वाली सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस पूछताछ करती है। इस वाले गार्ड ने कहा कि 5:25 को धनंजय 3rd फ्लोर पे गया था। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर जब यहाँ पर आए तो मैंने धनंजय को ऊपर आवाज लगाई थी। इस समय करीब 5:45 हो रहे थे। वो तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया गया। उनसे पूछताछ की गई। उनसे धनंजय के बारे में और भी जानकारियां मिलती हैं। इन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को और कहीं भी ड्यूटी ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं गया। उसके कुछ पर्सनल कारण थे। उसके घर पर किसी बच्चे की जनेऊ संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसे अपने गांव जाना था। उसने सुबह में ही अपना बैग पैक कर लिया और उसे लेकर अपनी ड्यूटी पर आ गया था। उसका प्लान था कि वो यहीं से कपड़े बदलकर अपने गांव के लिए रवाना हो जाएगा, लेकिन अभी गांव जाने में थोड़ा टाइम था तो कुछ घंटे वो बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर वो किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वो अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई जिसमें पता चला कि शरीर पर चाकू के 21 निशान थे। उससे पहले गला घोटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी निशान मिला। चाकू के निशान के अलावा भी कई और इंजरीज थी। कहां पर चाकू के निशान थे ये आप इस इमेज में देख सकते हो। और अगर आपको और भी डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वो असली रिपोर्ट की कॉपी है। वीडियो के अंत में आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। 5 मार्च को ये कांड हुआ था और 12 मई को यानी 2 महीनों के बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव जाकर अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट के बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वो कपड़ा भी मिल गया जिसे धनंजय ने कांड वाले दिन पहना था और वो घड़ी भी मिल गई जो इसने चोरी की हुई थी। आपके दिमाग में एक कहानी शुरू हो गई होगी। धनंजय 3rd फ्लोर पे आया होगा और हेतल को मारा होगा। जब इसके कपड़ों पर खून के छींटे आ गए होंगे तब इसने कपड़े बदल दिए होंगे क्योंकि ये अपने कपड़े लेकर आया था। इसके बाद इसने घड़ी चुराई होगी, फिर ये नीचे आ गया होगा। यही कहानी लोगों की जुबान पे थी, प्रेस में छप रही थी। सबको लगने लगा कि धनंजय ने हेतल के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका खून कर दिया। लोगों का गुस्सा फूट रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ एक ऐसा अमानवीय काम किया। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी के नारे लगाने लगे। आगे ये केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। कत्ल और चोरी के इंजाम इस पर लगाए जाते हैं। चोरी इसलिए क्योंकि इसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंस क्राइम सीन से मिले थे वो सभी सर्कमटेंशियल एविडेंसेस थे। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसने धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में एंटर करते देखा था या फिर बाहर आते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिला वो काम करने वाले एक सर्वेंट का था। जो क्रीम कलर का बटन मिला वो धनंजय के घर से मिले क्रीम कलर की शर्ट से मैच करवाया गया। फॉरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि ये बटन इसी शर्ट का है या फिर नहीं। अब अलीपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा शुरू होता है। जितने भी गवाह मिले वो सभी के सभी कोर्ट में जाते ही पलट जाते हैं। पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसका चैन हेतल के घर पर मिला था वो आदमी कहता है कि उसने वो चैन धनंजय को गिफ्ट की थी। जब धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तभी वो चैन नीचे गिर गया होगा। बाकी के गवाह भी ऐसे ही अपनी कहानी सुना रहे थे जैसे कि उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही पूरा कांड किया है। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार कहता रहा कि इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने हेतल को नहीं मारा है और किसी का कत्ल के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही वो बार बार कहता रहा। अलीपुर स्टेशन कोर्ट में सबूतों और गवाहों को देखकर और समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब मामला गया कोलकाता के हाई कोर्ट में। यहाँ से भी धनंजय को फांसी ही हुई। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस इंसान के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इसने एक क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को रियलिस्ट ऑफ रियर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना देती है। इस दौरान भी धनंजय कहता रहा मैं बेकसूर हूँ और मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अब 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भेज दिया जिस वजह से फांसी की डेट को कैंसिल करना पड़ा। कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ने धनंजय की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जाहिर सी बात है जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की हो उसको माफी कैसे मिल सकती है। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी का टाइम डेट प्लेस सब तय किया गया। वो था 15 अगस्त 2004 सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल। जब आपको और आपके परिवार को पता चल जाए कि आप कहां, कब और कितने बजे मरने वाले हैं तो आप पर और आपके परिवार पर क्या गुजरेगी कोई भी नहीं समझ सकता। यही चीज धनंजय और उसके परिवार पर बीत रही थी। फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स वाले लोग प्रोटेस्ट करने लगे। किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन इन प्रोटेस्ट का किसी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। और 15 अगस्त 2004 का दिन होता है। दिन के 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच धनंजय को जेल के स्टाफ वाले उठाते हैं। इन्हें नहलाया धुलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए गए थे। नहलाकर इन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। इसके बाद इन्हें फांसी वाली जगह पर पुलिस वाले ले जाने लग जाते हैं। तभी एक पुलिस वाले से धनंजय पूछता है कि मेरे मरने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और असली गुनहगार को पकड़ा जाएगा। पुलिस वाला कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। अब ये लोग फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं। पुलिस का जो भी काम था वो किया गया। वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद थे। फिर धनंजय को जल्लाद को सौंप दिया जाता है। जल्लाद का नाम था नाटा मलिक। ये 84 साल के थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के बाद से करीब 25 केस में इन्होंने अपना काम किया था। धनंजय का केस इनके लिए आखिरी था। ये इसके बाद काली माता मंदिर के पास पूजा का सामान बेचने वाले थे। तो धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। ये आदमी अपने आखिरी समय में भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका घर और परिवार सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। और इसने ये भी कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दिया गया। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर्स धनंजय के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि वो मर गया है या जिंदा है। जब डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, तब उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाल दिया जाता है। धनंजय के घर से कोई भी नहीं आया था बॉडी को लेने के लिए। सबको लगता था कि ये क्रिमिनल है। फिर जेल अथॉरिटीज ने धनंजय का अंतिम संस्कार किया। ये केस खत्म हो गया और बंद हो गया। अब सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी लोग विक्टिम के एंगल से इस केस को देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा क्यों ना इस केस को धनंजय के एंगल से देखा जाए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर और कुछ जर्नलिस्ट सामने आते हैं और इस केस को डीप स्टडी करते हैं। अब आप इन बातों पर जरा ध्यान दीजिए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3rd फ्लोर पर हेतल पारे के घर की तरफ नहीं गया था। लोग इन्हें कभी कभी मेंटेनेंस के लिए बुला लिया करते थे। कोई भी चीज खराब हो जाती तो ये ठीक कर देते थे या फिर उसको रिपेयर करने वाली शॉप पर भिजवा देते थे। धनंजय ने कभी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि ये तो वहाँ किसी से बात भी नहीं करते थे और हमेशा काम से काम रखते थे। जब कोई भी काम के लिए बुलाता था तभी ये उनसे बात करते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हेतल को सिक्योरिटी गार्ड से दिक्कत थी तो उस दिन उसने दरवाजा क्यों खोला? उसे नहीं खोलना चाहिए था। 5:25 से 5:45 के बीच में 20 मिनट का वक्त था। देखा जाए तो धनंजय के पास 20 मिनट थे। इन्हीं 20 मिनट के अंदर ही अंदर वो लिफ्ट से गया और हेतल के घर के अंदर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जाहिर सी बात है वो विरोध करेगी। पोस्टमार्टम में विरोध करने वाली बात मेंशन की गई है। इसके बाद धनंजय ने उसका कत्ल कर दिया। चाकू से 21 बार हमले किए गए थे। जब धनंजय के शरीर पर खून के छींटे आए होंगे तो उसने कपड़े बदल दिए होंगे। जैसे ही नीचे से नाइट शिफ्ट वाले गार्ड की आवाज आई, धनंजय तुरंत सीढ़ी के पास बनी खिड़की से आवाज लगाता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो लिफ्ट से सीधे नीचे चला गया। इतना सब कुछ 20 मिनट में कैसे कर सकता है? पोस्टमार्टम में शारीरिक संबंध की बात मेंशन की गई थी, लेकिन ये दुष्कर्म था। डॉक्टर्स को नहीं लगता था, क्योंकि दुष्कर्म में जो इंजरीज होती हैं वो हेतल के शरीर पर नहीं थी। इसका मतलब ये संबंध इसकी मर्जी से हुआ होगा। लोगों ने मान लिया कि धनंजय ने दुष्कर्म किया है, जबकि पोस्टमार्टम में कहीं भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं था। न ही कोर्ट में इस चीज को लेकर बहस हुई थी। हेतल के नाखून में दूसरे के खून और स्किन के अंश मिले थे, लेकिन उसका डीएनए धनंजय के डीएनए से मैच नहीं हुआ। धनंजय का उस घर में होने का कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। डॉक्टर ने धनंजय के शरीर की जांच भी की। इसके शरीर पर भी किसी तरह का कोई खरोंच नहीं था। चूंकि हेतल ने विरोध किया था तो धनंजय के शरीर पर खरोंच आना चाहिए था। धनंजय के शर्ट की भी जांच हुई। क्राइम सीन से मिला हुआ बटन धनंजय की शर्ट का है या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ। शर्ट के ऊपर से भी किसी तरह का खून का अंश नहीं मिला। जब चोरी की घड़ी मिली तो हेतल के माँ बाप को दिखाया गया। वो पहचान गई कि वो उनकी गायब हुई घड़ी है, जिस दुकान से इन्होंने घड़ी खरीदा था। पुलिस उनके पास जाती है घड़ी के बिल का कॉपी चेक करने के लिए। दुकानदार बरामद की हुई घड़ी और अपने पास रखी घड़ी के बिल को चेक करता है। बिल में घड़ी का सीरियल नंबर लिखा हुआ था। ये सीरियल नंबर घड़ी के सीरियल नंबर से मैच नहीं हुआ। मॉडल तो सेम था, लेकिन घड़ियों के सीरियल नंबर अलग अलग थे। इसका मतलब ये धनंजय की खुद की घड़ी थी। जब पुलिस को ये घड़ी मिली थी तो इसे कोर्ट में पेश किया था, तो पारिक फैमिली घड़ी को वापस करने की मांग करने लगी कि ये उनका है, हमें वापस कर दीजिए। पुलिस ने इन्हें घड़ी देने से मना कर दिया। जब कोर्ट हियरिंग होती थी तब हेतल की माँ कोर्ट में कभी आती थी तो कभी नहीं आती थी। इस कांड के 6 महीने के अंदर ही अंदर पहले हेतल की माँ, फिर हेतल के पिता और भाई अपना सब कुछ घर बार अपना सब कुछ जमाया बिजनेस छोड़ छाड़ के मुंबई चले गए। अब सवाल उठता है कि इनके केस के बीच
में कोलकाता छोड़ने की वजह क्या रही होगी। कत्ल के बाद घर में बॉडी को मां अपनी गोद में ही लिफ्ट से नीचे लेकर आती है। लिफ्ट में ही डॉक्टर्स ने हेतल को मृत घोषित कर दिया था। पिताजी और भाई यहीं पर आए थे। फिर ये वापस से अपने अपार्टमेंट में चली जाती हैं। बॉडी को लेकर के कत्ल के 3 घंटे बाद पुलिस को बुलाया जाता है। तब तक तो बहुत सारे सबूत खराब हो चुके थे। लोगों का आना जाना तो चल ही रहा था। जिन भी लोगों ने गवाही दी उनमें से ज्यादातर लोग की धनंजय से बनती नहीं थी, क्योंकि धनंजय ने कुछ चीजों के लिए इनकी कंप्लेंट सोसाइटी में कराई थी। कत्ल का मोटिव तो आपको याद ही होगा। बाद में सोसाइटी में कंप्लेंट कराई, सिक्योरिटी गार्ड का ट्रांसफर हो गया। इसी बात का बदला लेने के लिए धनंजय ने ये कांड किया। लेकिन सोसाइटी में जो कंप्लेंट लिखाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश नहीं की गई, ताकि कोर्ट में ये मोटिव क्लियर हो सके कि धनंजय ने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया था। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।